हेलो इंडिया, आपके साथ मैं दीपिका सिंह। गुड मॉर्निंग, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। चेक गणराज्य के पीएम का निम्स दौरा आज होगा। वाइब्रेंट गुजरात समिट 2024 में निम्स की तारीफ की थी। साथ ही पीएम पेट्रो प्यारा ने की निम्स यूनिवर्सिटी की तारीफ। आपको बता दें, आज निम्स यूनिवर्सिटी में स्वास्थ्य के क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं। कल तमाम बातें कही थी, आपने सभी सुना था। और देखिए, आज का दिन बेहद खास भी, क्योंकि चेक गणराज्य के प्रधानमंत्री हैं पेट्रो प्यारा आज जयपुर में निम्स यूनिवर्सिटी का दौरा करने आ रहे हैं। इससे पहले आपको बता दें कि वाइब्रेंट गुजरात में समिट में संबोधन के दौरान चेक रिपब्लिक के पीएम पेट्रो प्यारा ने निम्स यूनिवर्सिटी की जमकर तारीफ की थी। उन्होंने कहा था कि निम्स यूनिवर्सिटी स्वास्थ्य के क्षेत्र में अच्छा काम कर रही है। बिल्कुल। और देखिए, पेट्रो प्यारा आज निम्स यूनिवर्सिटी जाएंगे और विजिट करेंगे निम्स यूनिवर्सिटी। कल जो गुजरात वाइब्रेंट समिट आयोजित हुआ था, उसमें जब पहुंचे थे पेट्रो प्यारा, तो उन्होंने वहां पर साफ कहा था कि निम्स यूनिवर्सिटी न केवल शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर कर रहा है, बल्कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी निम्स यूनिवर्सिटी बेहतर और उम्दा प्रदर्शन कर रहा है। बिल्कुल, आज जयपुर का दौरा lifestyle diseases, sustainability of public health systems, and the new health dangers. COVID-19 is a typical example. It shows us the benefits of international cooperation, sharing results and experience, and fighting the virus faster than ever before. It also shows us the need to be prepared for other new dangers. In health and medical science, fast innovation can bring big benefits to people. Its importance will only increase. There are many bad demographic and lifestyle trends in the world today. And health and medical research is also a very important driver of future economic growth. I am very pleased that Czech Republic and Indian universities cooperate successfully in this area. Tomorrow I will visit the NIMS University in Jaipur. It has a strong focus on medical research and training of health professionals. It is an institution which applies experience of top Czech and Indian experts. There are many major issues in public. इधर प्रधानमंत्री मोदी ख्वाजा की दरगाह के लिए आज चादर भेजेंगे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के लिए चादर भेजी जाएगी। पीएम के द्वारा बीजेपी का अल्पसंख्यक मोर्चा आज अजमेर शरीफ के लिए रवाना होगा। दरगाह पर चादर चढ़ाई जाएगी। बिल्कुल। और देखिए, पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवा रंग की चादर भिजवाई थी और बीजेपी का अल्पसंख्यक मोर्चा इस बार अजमेर में एक बार फिर से दरगाह में चादर चढ़ाने के लिए जाएगा। लेकिन देखना यह होगा, जब पिछले बार ये चादर का रंग भगवा रंग था, तो इस बार क्या चादर का रंग बदलेगा या फिर से भगवा रंग की चादर ही अजमेर में दरगाह शरीफ में चढ़ाई जाएगी। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के लिए भेजेंगे चादर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बीजेपी का अल्पसंख्यक मोर्चा ये चादर लेकर अजमेर पहुंचेगा और अजमेर शरीफ दरगाह पर चादर चढ़ाई जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से ये चादर भेजी जाएगी। बिल्कुल। देखिए, जियारत के लिए तो बहुत कम ही जा पाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेकिन जब चादर चढ़ाने का जिक्र आता है, जो कि हर साल का ये नियम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, पिछले साल भी उन्होंने अपने सहकर्मियों के द्वारा चादर को समर्पित किया था, भेजा गया था। और इसी के साथ देखिए, एक बार फिर से आज बीजेपी का अल्पसंख्यक मोर्चा है, प्रधानमंत्री के द्वारा दी गई चादर को ले जाएगा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर ये चादर चढ़ाई जाएगी। अजमेर शरीफ की बहुत मान्यता है और प्रधानमंत्री मोदी भी बहुत मान्यता रखते हैं अजमेर शरीफ में, दरगाह शरीफ में। बिल्कुल। और तस्वीरें भी आपके सामने हैं उस पल की, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार बीजेपी की ओर से जो बैठक है वो आयोजित की जाती है। बैठक में तमाम बड़े फैसले लिए जाते हैं और ऐसे में अगर अब बात करें तो दरगाह के लिए चादर भेजने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। चलिए, रुक करते अगली बड़ी खबर का। दिल्ली में स्वच्छ सर्वेक्षण के विजेताओं का सम्मान होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी विजेताओं को सम्मानित। भारत मंडपम में कार्यक्रम का आयोजन होगा। 110 से अधिक लोगों को दिया जाएगा पुरस्कार।
बिल्कुल, देखिए राज्यों को भी इसमें सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दिल्ली में स्वच्छ सर्वेक्षण के विजेताओं को सम्मानित करेंगी। दिल्ली में भारत मंडपम में आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। कार्यक्रम में विभिन्न श्रेणियों के तहत 110 से अधिक पुरस्कार दिए जाएंगे। आपको ये बता दें कि अकेले राष्ट्रीय श्रेणी में 20 से अधिक पुरस्कार हैं। इसमें अतिरिक्त राज्यों को विभिन्न श्रेणियों में उनके प्रदर्शन के लिए भी मान्यता दी जाएगी और पुरस्कृत किया जाना है। बिल्कुल, तो भारत मंडपम में ये सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। 110 से अधिक लोगों को पुरस्कार दिया जाएगा। दिल्ली में स्वच्छ सर्वेक्षण को लेकर जो लोग हैं उन्हें सम्मानित किया जाएगा। राज्यों को भी इसमें जो राज्यवार स्तर पर समीक्षा की गई और उसके बाद जो रिपोर्ट तैयार की गई उसके आधार पर ही लोगों को सम्मानित करेंगी आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। तो सम्मान बेहद खास है, उत्साह वर्धन करने वाला ये सम्मान कहा जाएगा तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि देखिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो अतुलनीय काम करते हैं, समाज को स्वच्छ रखने का काम करते हैं, उनको सम्मानित करना समय समय पर बेहद जरूरी हो जाता है, जिससे कि उनका मनोबल ऊंचा रहे और अपने काम को आगे अग्रसर रहे, अपने काम को आगे और भी अच्छे से कर सके। इसी के लिए राष्ट्रपति मुर्मू आज विजेताओं को सम्मानित करने जा रही हैं। 110 ऐसे लोगों को चिन्हित किया गया है जिनको पुरस्कार दिया जाएगा। राज्यों को भी इसमें सम्मानित किया गया है। इधर लोकसभा चुनाव की तैयारी में बीजेपी जुट गई है। आज भोपाल में आपको बता दें बीजेपी की चिंतन बैठक का आयोजन होगा। आगामी चुनाव को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। संगठन महामंत्री बीएल संतोष इसमें शामिल होंगे। मोहन यादव के सीएम बनने के बाद ये पहली मर्तबा बैठक होने जा रही है। तो आज भोपाल में बीजेपी की चिंतन बैठक होगी। आगामी चुनाव को लेकर रणनीति बनाई जाएगी कि आखिर लोकसभा चुनाव में जो मध्य प्रदेश की सीटें हैं उसे किस तरह से साधा जाए। संगठन महामंत्री बीएल संतोष भी इस बैठक में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री मोहन यादव भी इस बैठक में शामिल होंगे। उनके सीएम बनने के बाद ये पहली बैठक है जिसमें चिंतन किया जाएगा, मंथन किया जाएगा कि आखिर मध्य प्रदेश की लोकसभा सीटों पर किस तरह से भारतीय जनता पार्टी और दमखम दिखा सके। हालांकि अगर हम बात मध्य प्रदेश की करें तो मध्य प्रदेश में बीजेपी का दबदबा काफी ज्यादा है और वहां पर बीजेपी के कैडर वोटर्स जो हैं वो हर बार बीजेपी के लिए वोट करते हैं, इसलिए मध्य प्रदेश बीजेपी के लिए मुश्किल होगा ये कहना ठीक नहीं है। लेकिन हाँ, 2024 लोकसभा चुनाव में सीटों की संख्या और ज्यादा बढ़ सके इस पर पूरा फोकस रहेगा भारतीय जनता पार्टी का। और क्योंकि अब मोहन यादव नए मुख्यमंत्री बन गए, पहले शिवराज सिंह चौहान थे, उनके नेतृत्व में जो हवा थी वो कुछ अलग थी, लेकिन अब मोहन यादव के मुख्यमंत्री रहते हुए आखिर कितना परिवर्तन, कितना बदलाव होगा, क्या फायदा और क्या नुकसान भारतीय जनता पार्टी को झेलना पड़ेगा, इसी पर चिंतन और मंथन आज इस बैठक में किया जाएगा। बीएल संतोष भी इस बैठक में शामिल होंगे। देखिए विधानसभा चुनाव में और लोकसभा चुनाव में डिफरेंसेस तो होते हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव की प्रायोरिटी अलग हो जाती है। देखिए बीजेपी एक ऐसी पार्टी जो ये पूरी कोशिश करती है कि ब्लॉक स्तर तक के तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो मजबूत हो, यानी कि ब्लॉक स्तर प्रथम श्रेणी मजबूत हो, उसी के आधार पर तमाम तरीके के निर्णय लिए जाते हैं। और यही एक बड़ी वजह भी है क्योंकि इसी साल लोकसभा चुनाव होने हैं। विधानसभा चुनाव में जीत तो मध्य प्रदेश में हुई है, लेकिन इसी के साथ साथ आप ये भी जान लीजिए कि वोट प्रतिशत के मामले में कांग्रेस ने भी बाजी मारी है। वोट प्रतिशत हालांकि कांग्रेस का बड़ा है, चुनाव हारी है, लेकिन ये तमाम चीजें जो है यही ख्याल रखना होगा। लोकसभा चुनाव में अब फोकस उन तमाम सीटों पर होगा। देखिए तमाम तरह के बदलाव तो कांग्रेस बीजेपी ने किए थे, जिसमें सांसदों को मैदान में उतारा गया था। किस तरीके से उन तमाम सांसदों ने जीत दर्ज की, यानी कि नया फॉर्मूला अपनाया गया, उसको इम्प्लीमेंट किया गया। और अब लोकसभा में भी क्या कुछ नया फॉर्मूला होगा, ये देखने वाली बात बहुत दिलचस्प होगी। रुक करते अगले बड़ी खबर का। महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सहित 16 विधायकों की अयोग्यता मामले में 1200 पन्नों का फैसला सुनाया। विधानसभा स्पीकर ने अपने फैसले में शिंदे गुट को ही असली शिवसेना माना, साथ ही 16 विधायकों को अयोग्य करार देने की मांग वाली याचिका भी खारिज कर दी है। बिल्कुल, देखिए फैसले के अहम बिंदुओं को पढ़ते हुए उन्होंने कहा कि जब पार्टी में बंटवारा हुआ था तब शिंदे गुट के पास 37 विधायकों का समर्थन था। ऐसे में उनके नेतृत्व वाला गुट ही असली शिवसेना है
उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव आयोग ने भी इसे मान्य करार दिया था। शिवसेना विधायकों की अयोग्यता मामले में फैसला सुनाते हुए महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने कहा है कि शिवसेना के 2 गुटों के द्वारा चुनाव आयोग को सौंपे गए संविधान पर कोई आम सहमति नहीं है। इधर नेतृत्व संरचना पर दोनों पार्टियों के विचार अलग अलग हैं। ये भी कहा गया कि 2018 का संशोधित संविधान चुनाव आयोग के रिकॉर्ड में नहीं है। तो देखिए, शिंदे गुट ही असली शिवसेना है। विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर की ओर से ये कहा गया। आरोप जो है उद्धव ठाकरे गुट की ओर से ये लगाया गया था कि उनके विधायकों की हॉर्स ट्रेडिंग की गई है और ऐसे में गुटबाजी कर भारतीय जनता पार्टी के साथ सहमति कर महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे ने सरकार बनाई, मुख्यमंत्री बन गए और इसको लेकर अब खुद विधानसभा स्पीकर ने स्पष्ट कहा है कि एकनाथ शिंदे का जो गुट है वही असली शिवसेना है और इस पर चुनाव आयोग की भी मोहर लग चुकी है। हालांकि देखिए, दिलचस्प ये है कि उद्धव ठाकरे इस फैसले से कतई खुश नहीं है। आगे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा वे खटखटाएंगे, क्योंकि कल आपको याद होगा जिस तरीके से उद्धव ठाकरे कह ही रहे थे कि पहले से ही सब कुछ फिक्स हो चुका है। यानी कि जब राहुल नार्वेकर मुलाकात करने पहुंच जाते हैं, 2 मुलाकातें ऐसी थी, इसी को लेकर सवाल लगातार संजय राउत भी खड़े कर रहे थे, उद्धव ठाकरे भी कर रहे थे कि सब कुछ मेलजोल हो चुका है, सब कुछ फिक्स हो चुका है। इसी बीच आपको बता दें, 2 दिवसीय गोवा दौरे पर सीएम केजरीवाल होंगे। लोकसभा चुनाव की तमाम तैयारियों का जायजा लिया जाना है। पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ वे बैठक भी करेंगे। चुनावी रणनीति पर चर्चा की संभावना। बिल्कुल, तो देखिए, लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर आम आदमी पार्टी काफी एक्टिव मोड में नजर आ रही है। पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ अरविंद केजरीवाल मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे। 2 दिवसीय गोवा दौरे पर सीएम केजरीवाल रहेंगे और पूरी कोशिश इस बार, क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर जो मान्यता है वो आम आदमी पार्टी को मिल चुकी है। पहले से ही आम आदमी पार्टी दिल्ली और पंजाब में काबिज है और अब यही कोशिश है आम आदमी पार्टी की, धीरे धीरे कर आम आदमी पार्टी का विस्तार तमाम राज्यों में भी हो सके। लोकसभा सीट की अगर हम बात करें तो देखिए, लोकसभा सीट के मद्देनजर आम आदमी पार्टी का विस्तार इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि इंडिया अलायंस का एक हिस्सा आम आदमी पार्टी भी है। ऐसे में आम आदमी पार्टी के कंधे पर न केवल दिल्ली, न केवल पंजाब की जिम्मेदारी होगी, बल्कि हिमाचल प्रदेश में, जहां आपने देखा था विधानसभा चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी के लिए रुख ज्यादा नजर आया था, तो वहां पर भी कोशिश यही रहेगी आम आदमी पार्टी की कि ज्यादा से ज्यादा सीटों पर बीजेपी के खिलाफ सेंधमारी हो सके। चले रुक करते अगली बड़ी खबर का। जोरों पर चल रहा है राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां। मंदिर के अंदर की जा रही है तमाम व्यवस्थाएं और तैयारियां। मंदिर के अंदर की तस्वीर सामने आ गई है। न्यूज इंडिया पर स्वर्ण दरवाजे की झलक हम आपको दिखाएंगे। बिल्कुल, राम मंदिर के गेट नंबर 3 की ये पहली तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। रामलला के गर्भगृह का ये मुख्य द्वार है। 13 और दरवाजों पर आपको बता दें इसी तरह का काम चल रहा है। 100% स्वर्ण मंदिर ये बनाया जाएगा। ये चादर चढ़ाई जा रही है जो कि स्वर्ण से निर्मित है। पहली ये तस्वीर सामने और न्यूज इंडिया आपको तस्वीर दिखा रहा है। देखिए, 22 जनवरी का इंतजार है और इसी के साथ साथ न्योता भेजने का सिलसिला शुरू। ये स्वर्ण मंदिर की तस्वीर जरा देखिए, स्वर्ण गेट की तस्वीर देखिए आप। इसी के साथ साथ आपको बता दें ऐसे 13 दरवाजों को बनाया जाना है। सबसे पहले गर्भगृह में इस दरवाजे को लगाया गया है और इसकी झलक हम सबसे पहले आप तक पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल, और देखिए, जब राम मंदिर में गर्भगृह यानी कि जो निचला तल्ला है उसकी जब हम बात करते हैं तो गर्भगृह में 1000 से ज्यादा लोग एक साथ पूजा अर्चना रामलला की कर पाएंगे, इतनी कैपेसिटी है। और लोगों के प्रवेश के लिए 5 द्वार गर्भगृह में बनाए जाएंगे, जिसमें से एक द्वार ये है जहां पर सोने का दरवाजा यानी कि स्वर्ण गेट जो है वो लग चुका है। और न्यूज इंडिया आपको ये पहली तस्वीर उस स्वर्ण दरवाजे की, उस स्वर्ण द्वार की दिखा रहा है, जिसके जरिए भक्त एंट्री करेंगे, अंदर प्रवेश करेंगे। ये मुख्य द्वार है गर्भगृह का। गर्भगृह में राम लला विराजेंगे। यहाँ पर प्रभु श्री राम का एक बाल स्वरूप आपको देखने को मिलेगा और इसकी जो पहली झलक है
वो सामने आ गई है। स्वर्ण दरवाजा जो है राम मंदिर में लगाया जा रहा है और जैसा कि दीपिका ने भी जिक्र किया कि 13 दरवाजे लगाए जाएंगे और 13 के 13 दरवाजे और ये पूरा राम मंदिर काफी भव्य, काफी दिव्य तरीके से तैयार किया जा रहा है, न केवल 22 जनवरी के लिए बल्कि युगों युगों के लिए। बिल्कुल, युगों युगों को हम इसलिए जिक्र कर रहे हैं पूजा, क्योंकि कहीं भी लोहे का इस्तेमाल भूतल के ऊपर किया ही नहीं गया, यानी कि इसको इस तरीके से डिजाइन किया जा रहा है कि ये वर्षों तक चलेगा। अब पत्थरों का इस्तेमाल देखिए, जगह जगह से अलग अलग तरीके से पत्थर आ रहे हैं, नक्काशी अलग तरीके से की जा रही है, यानी कि अतुलनीय है, अद्वितीय है और अद्भुत ये जो भव्य मंदिर बनकर तैयार होगा, जो तस्दीक करेगा किस तरीके से भगवान श्री राम ने इंतजार किया, टाट में रहे हैं 28 साल तक, और अब देखिए वो भव्य मंदिर बनकर तैयार है जब अब ठाट के दिन आएंगे। इधर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए न्योता मिल गया है। राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष हैं आलोक कुमार ने मोहन भागवत से मुलाकात की। उन्होंने संघ प्रमुख को 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने के लिए औपचारिक रूप से आमंत्रित किया है। और इस समारोह के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और देश भर से हजारों साधु संतों को आमंत्रित किया गया है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के अवसर पर अयोध्या में 1 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। तो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को भी इनवाइट किया गया है। राम मंदिर में 22 जनवरी को जो ऐतिहासिक दिन है, जिस दिन रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, उसके लिए न्योता दिया गया है। चलिए रुक करते अगली खबर का। कांग्रेस ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जाने का न्योता अस्वीकार कर दिया है। पार्टी की तरफ से बयान जारी किया गया, इसमें कहा गया कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का न्योता सम्मान पूर्वक अस्वीकार कर दिया गया है। 22 जनवरी को होने वाले इस कार्यक्रम में सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और अधीर रंजन चौधरी समेत कांग्रेस का कोई भी नेता अयोध्या नहीं जाएगा। देखिए, अब इस पर सियासत होना लाजमी भी है, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस ने साफ तौर पर इनकार कर दिया कि मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और इसके अलावा तमाम जो दिग्गज नेता हैं कांग्रेस के, वो नहीं जाएंगे। कारण ये बताया गया है कि आरएसएस और बीजेपी मिलकर एक परियोजना चला रही है, एक तरीके से प्रोपेगेंडा चला रही है, राम मंदिर को लेकर राजनीति भुनाना चाह रही है। और यही एक बड़ा कारण कांग्रेस ने बताया है कि हम इस मंदिर में 22 तारीख को नहीं जाएंगे। हालांकि 22 तारीख के बाद हम दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे, लेकिन 22 तारीख के दिन चूंकि इसे एक इवेंट के रूप में तैयार किया जा रहा है, जिसका पूरा का पूरा श्रेय कहीं ना कहीं बीजेपी लेना चाहती है, अपने वोट बैंक को साधना चाहती है। लोकसभा चुनाव चूंकि नजदीक हैं और यही बीजेपी का फोकस है। देखिए, तमाम बातें यहाँ पर कांग्रेस ने कही है और इसी को लेकर अब रस्साकशी शुरू हो जाएगी, छींटाकशी का दौर भी शुरू हो गया है, क्योंकि राम आराध्य हैं, सभी के पूजनीय हैं। और इस बीच इस तरीके से न्योते को अस्वीकार कर देना, यूं कहें दूसरे शब्दों में ठुकरा देना, कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए भी मुश्किलें खड़ी न कर दे। बिल्कुल, तो देखिए, न केवल सोनिया गांधी बल्कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, अधीर रंजन चौधरी और साथ ही राहुल गांधी, यानी कि कांग्रेस गुट से कोई भी व्यक्ति 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए अयोध्या नहीं पहुंचने वाला है। हालांकि इसको लेकर कांग्रेस की आलोचना की जा रही है, लेकिन कांग्रेस का अपना तर्क है। कांग्रेस ने साफ कहा है कि रामलला की अगर पूजा अर्चना ही करनी है, प्राण प्रतिष्ठा ही करनी है, तो हम 22 जनवरी के बाद किसी भी दिन जाकर प्रभु श्री राम के दर्शन करेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे। तो देखिए, हम आपको लगातार बता रहे हैं किस तरीके से कांग्रेस ने इस न्योते को अस्वीकार कर दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे उसमें शामिल है, सोनिया गांधी है उसमें, अधीर रंजन चौधरी हैं, जिन्होंने अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण अस्वीकार कर दिया। अच्छा, इस पर बीजेपी के नेता की टिप्पणी भी आ गई है। बीजेपी के नेता ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी का भगवान राम विरोधी चेहरा देश के सामने प्रस्तुत हो चुका है, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो वहीं सोनिया गांधी के नेतृत्व में जिस पार्टी ने अदालत में दस्तावेज दिया था
कि भगवान राम का कोई अस्तित्व नहीं है, उस कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व ने राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया है। सोनिया गांधी और कांग्रेस के नेतृत्व में INDIA गठबंधन ने बार बार सनातन धर्म का अपमान किया है। अब इंडिया गठबंधन के नेताओं द्वारा प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को अस्वीकार करना उनकी सनातन विरोधी सोच को दर्शाता है। ये बयान दिया गया कि सोनिया जी के नेतृत्व में जिस पार्टी ने कोर्ट में दस्तावेज दिया था कि भगवान राम का कोई अस्तित्व नहीं, उस कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व ने पुण्य अयोध्या धाम में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के आमंत्रण को ठुकराया। सभी राम भक्तों के लिए ये क्षण धर्म की दृष्टि से, आस्था और विश्वास की दृष्टि से एक पुण्य क्षण है। कांग्रेस का चाल, चरित्र और चेहरा कभी नहीं बदल सकता। ये वही कांग्रेस है जिसने भगवान राम को काल्पनिक बताया था। ये वही कांग्रेस है फिर बाबरी मस्जिद बनाने की बात कही थी। ये वही कांग्रेस है जिसने वकीलों रामलला के केस में हराने के लिए खड़ी कर दी थी। ये वही कांग्रेस है जो बार बार राम के नाम पर आलोचना करती है। ये वही कांग्रेस है जो राम सेतु से लेके अन्य बातों पर भी विरोध ही करती आई है। इसमें कुछ भी नया नहीं है और ये तो होना ही था। कांग्रेस ने कभी अपने सहयोगियों के माध्यम से सनातन धर्म को कुचलने की, तो कभी सनातन धर्म को खत्म करने की बात कही। बेचारे जाएं भी तो कहां जाएं, वो अपने रेटोरिक में फंस रहे हैं। चलिए, इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का हुआ, आप कहीं मत जाइएगा, फौरन लौटते हैं।